नीट यूजी 2024 पेपर धांधली मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह माना कि पेपर हजारीबाग से लीक हुआ था। इसमें 7 सॉल्वर गैंगर शामिल थे, जिसमें से एक सॉल्वर ने पेपर व्हाट्सएप के जरिए पटना भेजा था और उसके बाद यह क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। सीजीआई ने कहा कि अब देखना होगा कि हजारीबाग और पटना से जो लिंक मिल रहा है उस आधार पर पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि शनिवार 12:30 बजे से पहले जिलेवार तरीके से रिजल्ट घोषित करें, लेकिन छात्रों की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने बिहार और साथ ही बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा से उस रिपोर्ट को तलब किया है जो शुरुआती जांच की गई थी और बाद में सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। कोर्ट अब इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ है, जो डेटा एनालिसिस है वो गलत है, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिसके बचाव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह गलत नहीं है, डेटा सही है, एनालिसिस सही है और यह साबित करने की उन्होंने कोशिश की कि नीट यूजी 2024 में कोई धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि जब बिहार पुलिस की रिपोर्ट और साथ ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट आएगी और सीबीआई की रिपोर्ट को देखने के बाद सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी के स्तर पर बृहद पैमाने पर की जा रही है। लगातार प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का दौरा लगा हुआ है, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा का दौरा लगा हुआ है। लगातार वो लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सम्मान समारोहों का आयोजन हो रहा है। इसी बीच 20 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित कार्य समिति की बैठक जो है वो इस प्रभात तारा मैदान में रखी गई है। इस बैठक में जो मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हों, कार्य समिति के कार्यकर्ता हों। चूँकि नेताओं को भी बीजेपी में कार्यकर्ता माना जाता है, इसलिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे और लगभग 25,000 की संख्या जो है वो अनुमानित की गई है पार्टी के द्वारा कि उतने लोगों की उपस्थिति इस पंडाल में होगी। जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, एक बड़ा पंडाल ये बनाया गया है और इस पंडाल में कार्यकर्ता बैठेंगे। दूसरी तरफ दूसरा पंडाल उस तरफ बन रहा है, जो अभी ऊपर छावनी नहीं लगा है, चूंकि बारिश का मौसम है इसलिए दो बड़े पंडाल लगाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जिस तरह से लगातार अलग अलग विधानसभा इलाकों में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया, कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, ये जो 20 जुलाई की होने वाली बैठक है, इस बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी तमाम प्रकोष्ठों की बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंथन कर रहे हैं और इस बैठक में कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठतम नेता अमित शाह जी का संबोधन सुनने को भी मिलेगा। अमित शाह जी भी जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के अपना गुरु मंत्र देंगे और ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों से अब आगे निकलें और कार्यकर्ता जो है वो लगातार ये प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर परिणाम हो, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बने। लगातार यहाँ मजदूर भी लगे हुए हैं। तैयारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी भोजन का समय है। ये जितने भी मजदूर हैं पंडाल को बनाने वाले वो अपने भोजन में व्यस्त हैं और लगातार जो है सिर्फ एक दिन का अब समय है। 20 जुलाई को यहाँ कार्यक्रम होगा और 20 जुलाई को पूरे प्रदेश भर से विभिन्न प्रकोष्ठों के भी कार्यकर्ता जो हैं, अलग अलग 7 प्रकोष्ठ हैं, उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और अपने बड़े नेता अमित शाह जी का भाषण सुनेंगे, उनका मंत्र लेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक नई गति के साथ लग जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।
बिहार बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक पटना में हो रही है और ये बैठक जो है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया है। इसमें बता दें कि विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, विनोद तावड़े समेत कई जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो लोकसभा हुआ है उसमें जो सीटें कम आई है बीजेपी की, उस पर चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर रणनीति तय की जा रही है, कैसे 2025 में अधिक से अधिक जो सीटें हैं वो हासिल किया जाए, बीजेपी की ये कोशिश रहेगी। तो ये बैठकें चली है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है अध्यक्ष पद को लेकर के, संगठन में बदलाव को लेकर के। तो सबसे बड़ा जो बदलाव ये माना जा रहा है, चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि अध्यक्ष में बदलाव हो सकता है, यानी कि अध्यक्ष का जो पद है, सम्राट चौधरी अध्यक्ष है बिहार बीजेपी के, वो बदले जा सकते हैं। तो ये भी चर्चा चल रही है कहीं ना कहीं। तो आज से ये बैठक शुरू हुई है और ये बैठक कल तक चलेगी। 2 दिवसीय बैठक है। इसमें जो है प्रभारी जो हैं बिहार के विनोद तावड़े वो मौजूद हैं। बिहार में कई संगठन में बदलाव को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि बता दें कि जो विनोद तावड़े हैं इसके पहले भी बिहार के प्रभारी थे और बाद में जब 2024 के चुनाव के बाद जब प्रभारी बदले गए तो विनोद तावड़े जो है बिहार में रिपीट किए गए। तो विनोद तावड़े के ऊपर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भरोसा दिखाई है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि अध्यक्ष पद में बदलाव किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि और किन किन मुद्दों पे बीजेपी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा करती है और क्या बात निकल करके बाहर सामने आती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा था, जिसमें से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब इसी के चलते अब जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी जो दल है इंडिया अलायंस, खासतौर पर सपा और कांग्रेस मिलकर इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीट बंटवारा किस तरह से होगा, इसको लेकर जो है वो बातचीत शुरू हो गई है। जो शुरुआती सूत्र है वो बता रहे हैं करीब 4 से 5 सीटों की जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी से की गई है। लेकिन जो सपा के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 3 सीटें सपा कांग्रेस को इन उपचुनाव में दे सकती है। हालांकि किन किन सीटों पर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रहा है उसके तहत भी ये फैसला लिया जाएगा। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, कितनी सीटों पर बात बनेगी। लेकिन करीब 4 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है और गठबंधन के अंदर ही ये चुनाव, जो 10 सीटों का उपचुनाव होगा, ये लड़ा जाएगा और जल्द ही इसका घोषणा होगी कि कौन कौन सी पार्टी कितने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात तय है कि सपा और कांग्रेस मिलकर ही 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी अब अपने स्कूलों का कायाकल्प करने जा रही है। नगर निगम के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1500 के करीबन स्कूल आते हैं जिनकी हालत बहुत ही जीर्ण है। बिल्डिंगें गिराऊ हैं और स्कूलों में टीचर्स भी नहीं हैं, अगर टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। इन हालातों को देखते हुए जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई थी तो ये तय किया गया था कि स्कूलों की हालत फिर से बेहतरीन की जाएगी। जिस तरह से दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे चल रहे थे और वह विश्वस्तरीय बन गए हैं, तो उसी तरह एमसीडी के भी स्कूल अच्छे बनाए जाएंगे। इसी दिशा में 3 आइडियल स्कूल एमसीडी द्वारा स्थापित किए जा चुके। तीसरे स्कूल का उद्घाटन बहुत जल्द सैली ओबराय करने वाली हैं। मेयर सैली ओबराय ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब सारी अड़चनों को दूर किया जाएगा और एमसीडी के सभी स्कूलों को आदर्शित करके प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा रोड़ा भी है। एमसीडी के स्कूलों को अच्छा करने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत है और स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से एमसीडी में कोई भी प्रस्ताव और बजट पूरी तरह से पास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी सदन में पास किए गए प्रस्ताव लटके हुए हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और भाजपा में खींचतान चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है। कोर्ट से यदि परमिशन मिल जाती है तो सदन में पास किए गए प्रस्तावों पर मोहर लग पाएगी। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक इस वायरस से कुल 30 मामले अब तक स्वास्थ्य विभाग की नज़र में आए हैं और राज्य के अलग अलग जिलों में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। 13 जिले इस वायरस की संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और जिनमें से करीब 15 बच्चों की मौत हुई है। कुछ बच्चे दूसरे राज्यों से भी आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी
3 बच्चों के आने की पुष्टि की गई है। इनका इलाज अहमदाबाद के अस्पतालों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष SOP तैयार की है और तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि चांदीपुरा से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ जो SOP है उसका पालन किया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि यह बीमारी मच्छर जन्य है और इसके कारण यह बीमारी पनप रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वायरस सामने आया है। इसका सबसे पहला मामला 1959 में आया था, लेकिन तब से अब तक प्रतिवर्ष चांदीपुरा वायरस नजर आता है, लेकिन इसमें अधिकांशतः मौतें नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो चांदीपुरा वायरस का संक्रमण है उसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक करीब 35 बच्चे सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 15 बच्चों की मौत हुई है। 13 जिले इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। यह मच्छर जन्य रोग ऐसी जगह पनपता है जहां सीलन हो, गीलन हो, ऐसी जगह पर पनपता है और इसके संक्रमण के बाद मरीज 48 घंटे तक अधिकतम तेज बुखार में रहता है। उसको उल्टियां होती हैं, उसको अर्ध बेहोशी की हालत होती है और यदि ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो लोगों से अपील की गई है कि वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग का संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि राज्य में कोरोना वायरस की तरह ये चांदीपुरा वायरस का संक्रमण दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्ठी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इस वक्त मैदान हाई स्कूल के उस एरिया में जहां पर रात को मुठभेड़ हुई थी आतंकवादियों से, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलियों के निशान किस तरह से हैं लगे हुए हैं। तकरीबन 40 के ऊपर गोलियों के निशान यहाँ पर हैं जो आतंकवादियों के द्वारा से यहाँ फायर किया गया था। और आपको जो इसमें सबसे खास बात बताने वाली वो ये है कि आप देखेंगे जो गोलियां हैं ये पीछे से इनके निशान देखिए आप किस तरह से यहाँ पर निशान बने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे गोली के निशान है और ये जो गोलियां हैं, ये जो गोली के निशान, ये स्टील बुलेट्स हैं। जब बाहर से अंदर हैं आप खुद सोचिए कि दीवार भेद सकती हैं, इतनी खतरनाक बुलेट्स थी और इसीलिए इन बुलेट्स को बहुत ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। यहीं इसी कमरे में जो सेना के जवान थे वो रुके थे और यहीं पर वो रात को आराम कर रहे थे, यहीं पर उनका खाना पीना हो रहा था जब अचानक से गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और इसके बाद यहाँ पर से लगातार गोलियों का तबादला शुरू हो गया और इस एरिया को पूरे तब से ही कॉर्डन कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है लगातार वो यहाँ पर जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। यही वो स्कूल है और यहाँ पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 बार आतंकवादियों से सीधी मुठभेड़ हो चुकी है और हर बार आतंकवादी यहाँ से भाग गए क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही सेना रिटेलिएट करेगी वो लोग मारे जाएंगे, उनको यहीं पे उनकी कब्रें जो है वो बना दी जाएंगी और इसीलिए वो भाग खड़े हुए। हमारी सेना ने, हमारे SOG ने लगातार इस पूरे एरिया को घेर रखा है और बहुत जल्द ही उनको यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरे धुंध भरा इलाका है, इस समय यहाँ बारिश हो रही है, फिर भी हमारे जवान SOG हो, आर्मी हो, सब जवान लगातार ऐसे मौसम में भी लगातार पहरा दे रहे हैं और यहाँ पर पूरी निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ आतंकवादी कायरों वाली हरकत करके छुप जाते हैं, हमारे सेना के जवान, हमारे SOG ग्रुप लगातार सीना ताने, चाहे कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, लगातार ऐसे मौसमों में वो पहरा देते हैं और हमारे देश के नागरिकों की जान की रखवाली करते हैं। आप देख सकते हैं गोलियों के निशान किस तरह से ये गोलियों के निशान बने हैं, स्टील बुलेट्स के निशान हैं ये। आप देख सकते हैं किस तरह से भेदी गई हैं यहाँ पे गोलियां और उसके बाद अब जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद है कि अब बहुत जल्द ही इनको मार गिराया जाएगा और इस पूरे एरिया को एक बार फिर से शांतिपूर्ण माहौल होगा और यहाँ पे एक बार फिर से शांति स्थापित होगी। विकास सबरोल, भारत एक्सप्रेस के लिए काशीगढ़ से। ग्वालियर में 1 घंटे की झमाझम बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है। वहीं लंबे समय से गर्मी से लोगों को राहत मिली है और लोगों ने इस मौसम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 1 घंटे की इस बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है, लेकिन वहीं मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से जल भराव की स्थिति बन रही है उससे नगर निगम की जो पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नगर निगम जो दावे करता है कि सभी जगह सफाई हो रही है, लेकिन इस तरह के उफलते हुए नाले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नगर निगम की जो बातें हैं वो खोखली नजर आ रही हैं। ऐसे में इस झमाझम बारिश से छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो छात्र स्कूल जा रहे हैं और जो छुट्टी होने के बाद घर पर जा रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का इस बारिश में सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को छाता लगाकर ही घर से निकलना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग कामकाजी लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको भी ऑफिस टाइम में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस 1 घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। फिलहाल इस बारिश का कई लोग लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो और आराम से वो दर्शन पूजन कर सके, इसके लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा के गर्भगृह में स्पर्श दर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। वहीं सावन के दौरान ही मंदिर परिसर में लॉकर की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं रहेगी। मंदिर में दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अपना मोबाइल, पर्स, बैग सहित तमाम प्रतिबंधित सामान बाहर ही लॉकर में रखना पड़ेगा। वहीं मंदिर प्रशासन ने यह भी तय किया है कि सावन के सोमवार को वीआईपी दर्शन के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। इस निर्धारित समय के अलावा किसी अन्य समय आने पर वीआईपी को भी आम श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन पूजन करना पड़ेगा। वहीं सावन के प्रत्येक सोमवार से पहले रविवार को रात 12 बजे से मैदागिन चौराहे से लेकर गोदौलिया तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए अशक्त और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की, तो उनके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से ई रिक्शा और गोल्फ कार्ट चलाया जाएगा, जिसके जरिए नो व्हीकल जोन में अशक्त और बुजुर्ग श्रद्धालु मंदिर तक जा सकेंगे। वहीं मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर के अंदर पर्याप्त शुद्ध पेयजल और छाया की भी व्यवस्था की है। बताया यह भी जा रहा है कि चूंकि उमस और गर्मी बहुत है, ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं शिकंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं मंदिर प्रशासन ने अंदर ही मेडिकल कैंप भी लगा रखा है, जिससे कि अगर कोई श्रद्धालु गर्मी के कारण गश खाकर गिरता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो तुरंत उसे मंदिर परिसर के अंदर ही उपचार दिया जा सकेगा। वहीं मंदिर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया है। मंदिर प्रशासन की माने तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछली बार सावन के प्रत्येक सोमवार को करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई थी और इस बार इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कराई जा रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। कुंभ मेला 2025 और भी दिव्य और भव्य हो, इसके लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मेलाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। प्रयागराज में चल रही इस बैठक में साधु संतों ने 4 मुद्दों को उठाया। पहला मुद्दा था कि इस बार का कुंभ मेला प्लास्टिक मुक्त हो। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा रहा कि गंगा जल का जो है वो पावन और निर्मल बना रहे, इस पर भी चर्चा की गई। फर्जी बाबाओं की एंट्री को लेकर के भी प्रशासन से बातचीत की गई। इतना ही नहीं, मांस और मदिरा जो मेला रूट पर बेचा जा रहा है उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई। योगी सरकार ने 2,500 करोड़ का बजट कुंभ मेले के लिए आवंटित किया है। साथ ही तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। घाटों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। वीआईपी घाट, किला घाट, संगम घाट और दशाश्वमेध घाट की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। मेलाधिकारियों का अनुमान है कि इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ा हादसा सामने आया है। लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की अमीर नगर चौकी के ग्राम गरदहा में आज जहां मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा था, ताजिया निकाली जा रही थी, वहीं ताजिया जो है विद्युत लाइन की चपेट में आने से ताजिए में करंट दौड़ा और करंट दौड़ते ही वहां पर करीब 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उन घायलों को मोहम्मदी सीएससी में ले जाया गया है, जहां 10 लोगों को रेफर भी कर दिया गया है, वहीं एक की मौत भी हो गई है। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की सामने आई है। जिस तरीके से वहां पर मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा था और ताजिया निकाली जा रही थी, ऊंची ताजिया थी वो, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो विद्युत लाइन की चपेट में आई और चपेट में आने से तुरंत स्पार्क हुआ और वो करंट ताजिए में दौड़ा, जिसके चलते तुरंत वहीं पर कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर सीएससी में प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है। उन घायलों के वहां पर इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।
चंडीगढ़ से चली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो गोंडा के आगे जो है यहाँ वो डिरेल हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से ये ट्रेन जो चंडीगढ़ से चली गोरखपुर जानी थी, गोरखपुर से पहले ही मनकापुर स्टेशन के आगे ये डिरेल हो गई। 22 बोगियाँ थी इसमें, 22 बोगियों में बताया जा रहा है कि 12 बोगियाँ जो हैं वो डिरेल हुई हैं, जिसमें से 2 बोगी जो एसी कोच था वो एसी कोच जो है वो पूरी तरीके से पलट गई। हालांकि इसमें अभी मृतकों की जो संख्या है वो 2 बताया जा रहा है और घायलों की संख्या अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो बचाव कार्य किए गए और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक को खाली कराने का कार्य किया गया, तो आरपीएफ, एनडीआरएफ ये सारी जो एजेंसीज हैं वो इस समय इस घटनास्थल पर मौजूद हैं। और ख़ास बात ये कि जब ये घटना हुई उस घटना के समय यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आए, लोगों की मदद किए, जो इंजर्ड थे, जो बोगियों में फंसे हुए थे उनकी मदद की और फिर यहाँ से यात्री को निकालने के साथ साथ उनको जो खाने और पीने की सुविधाएं हैं वो भी देने की कोशिश यहाँ पे की गई, ये यात्रियों ने बताया है। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये एसी कोच है, किस तरीके से एसी कोच जो है वो डिरेल होने के बाद पलट गई और जहाँ जिस ओर पलटी उस ओर नहीं रहा। बहुत मुश्किल दौर रहा होगा उस समय, जो लोग इसमें फंसे रहे होंगे और किस तरीके से इनके बचाव किए गए। दूसरी चीज़ और दिखाएं आपको, देखिए ये जो बोगी है, आप इस बोगी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो पटरी का जो गाटर है उसके सहारे ये बोगी अभी टिकी हुई है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की ये घटना हुई होगी। हालांकि घटना का कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अपने में ये बहुत ही दुखद घटना है और ये भी बहुत आवश्यक है इस घटना की जांच होनी थी कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों हुई और कैसे ये डिरेल हुई। कैमरा सूरी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।